वन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक की, तो इसके अंदर क्या है, जब से सिविलाइजेशन है तब से मैनेजमेंट है। यानी लोग अपने काम को ऑर्डरली कर रहे हैं। ऑर्डरली करने का मतलब है कि जब से सिविलाइजेशन और मैनेजमेंट दोनों जो है, देखो दोनों सेम चीज़ें हैं। कैसे? मैनेजमेंट का मतलब है ऑर्डरली काम का होना, और सिविलाइजेशन का मतलब है कि जब लोगों ने ऑर्डरली अपने काम को करना सीख लिया तब उन्हें सिविलाइज्ड कहा जाता है। तो जब से सिविलाइजेशन है तब से मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट ही वो क्राइटेरिया है जिससे हम सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब ब्रिटिश टाइम था हमारी कंट्री के अंदर में, तब ब्रिटिशर्स हमें अनसिविलाइज्ड कहते थे, और उनका अनसिविलाइज्ड कहने का मतलब था कि इंडियंस को रहने का तौर तरीका नहीं पता है, इंडियंस ऑर्डरली काम नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है कि खाना कैसे खाया जाता है, कहाँ खाया जाता है, तो इसलिए वो हमको अनसिविलाइज्ड कहते थे, जो आज वो नहीं कह सकते हैं। पहले से मैनेजमेंट वो लोग कर सकते थे, या वो लोग को जानकारी थी मैनेजमेंट के बारे में जो किसी न किसी जगह पर काम किया करते थे। जैसे अगर वो लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, या किसी आप कह सकते हैं कि किसी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, बिज़नेस में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से उन्हें वहाँ पे टाइमली आना, टाइमली जाना, टाइमली रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इसके बारे में उन्हें देखते थे, तो वहाँ से वो लोग मैनेजमेंट को सीखते थे। आज जो मैनेजमेंट टर्म है उसके कई डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस का मतलब है कि आज मैनेजमेंट कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट नहीं है। आज मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी करके जाना गया है कि मैनेजमेंट को हर जगह पे यूज़ किया जा सकता है, और लगातार इसके ऊपर रिसर्च करने से जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार इसके ऊपर लगातार चीज़ें होती जा रही हैं, और जिससे पता चल रहा है कि मैनेजमेंट का जो बाउंड्री है वो लिमिटेड नहीं है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर्स अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस और जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग जो उन्होंने सीखा होता है उसको ग्राउंड लेवल पे करना, उसको प्रैक्टिस कहा जाता है। इससे लगातार वो मैनेजमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन लगातार बना है कि मैनेजमेंट क्या आर्ट है, मैनेजमेंट क्या साइंस है, या मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है। तो इनके बारे में एक एक करके लगातार हम जानते हैं कि मैनेजमेंट आखिर क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और जानते हैं कि आर्ट क्या होता है और मैनेजमेंट क्या आर्ट है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर आर्ट होती क्या है। तो आर्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़ जिसको आप करते हैं उसके ऊपर पहले आप स्टडी करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और अपने एक्सपीरियंस से उसको लगातार अच्छा करते चले जाते हैं, वही आर्ट होता है। आर्ट के अंदर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो म्यूज़िक, डांस, राइटिंग, ड्राइंग, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आर्ट के अंदर में आती हैं। तो इन सब में एक स्टडी होती है, एक प्रॉपर उसके बारे में पहले पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और ऑब्ज़र्व करने के बाद जब आप उसको लगातार करते रहते हैं तब आप उस आर्ट में बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसमें आप अपनी स्किल का यूज़ करते हैं, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, और क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं, तब जाके आप आर्ट को बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो आर्ट की भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और आइए जानते हैं कि आर्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आर्ट का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इसका मतलब होता है कि कोई भी आर्ट हो, जैसे अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं, तो म्यूज़िक आर्ट को सीखने के लिए पहले हमें उसके कुछ फंडामेंटल्स सीखने पड़ते हैं।
जैसे हमें उसके 7 ट्यून्स के बारे में हमें जानना पड़ता है, तभी हम एक अच्छे सिंगर बन पाते हैं, तभी हम म्यूज़िक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। म्यूज़िक के अपनी बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज आती है। और उसके बाद जब हम इन सब चीज़ों को जान जाते हैं, तब जाके हम उस स्टडी का यूज़ करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, फिर अपने एक्सपीरियंस से उस म्यूज़िक में लगातार अच्छे बनते चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के अंदर में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो ज़रूर होती है। फिर बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की आर्ट की, जो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब हर कोई म्यूज़िक सीखता है, लेकिन हर किसी का म्यूज़िक करने का तरीका अलग हो सकता है। तो जो आर्ट होती है, आर्ट हर किसी के करने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है। अगर मैं आपने स्टडी, हालांकि सब लोग स्टडी सेम करते हैं, लेकिन हर कोई पॉपुलर सिंगर नहीं बन पाता है, कुछ ही लोग बन पाते हैं। जो लोग उस सीखी हुई चीज़ों का, जिसके अंदर वो इंटरेस्ट होता है, उसको सीखने के बाद वो क्रिएटिव तरीके से उसको कर पाते हैं, वही अच्छे सिंगर बन पाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, तो हर कोई खेलता है, लेकिन जब टाइम आता है, जब करने का टाइम आता है कि जब आपको स्पोर्ट्स में कुछ करके दिखाना है, उस टाइम पे जब आप अपनी उन सीखी हुई चीज़ों का क्रिएटिव तरीके से यूज़ करके अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, तभी आप अच्छे प्लेयर कहलाते हैं। इस तरीके से हर एक आर्ट में ऐसे ही होता है, तो इसको कहा जाता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट जो है वो बेस्ड होती है प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे। तो जितना ज़्यादा आप उस आर्ट की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बन पाओगे उस चीज़ में, और जितनी ज़्यादा आप क्रिएटिविटी उसमें दिखाओगे, उतना ही यूनिकनेस आपके अंदर आती चली जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक की, अगर हम बात करते हैं, तो म्यूज़िक में आप देखोगे तो लोग जो हैं लगातार म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते रहते हैं, और लगातार प्रैक्टिस करने से नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, और नए नए तरीके निकल के आते हैं, और जिससे वो लोग जो हैं जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से आर्ट है, तो देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट के अंदर भी आर्ट वाले फीचर्स हैं। तो पहला जो फीचर आर्ट का है, वो मैनेजमेंट के अंदर भी आता है, जो बताता है कि मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जैसे मैनेजमेंट के अंदर, जैसे आर्ट के अंदर में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। यानी कि बहुत सारे जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी हुई है, उन्होंने कुछ अपने अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। उन सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद आप उस अलग तरीके से आप मैनेजर बन पाते हो, अलग अलग फील्ड के मैनेजर बन पाते हो। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जैसे फाइनेंस मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इन सारे मैनेजर्स को बनने के लिए आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसका मतलब हो गया कि थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर भी है, जैसे कि आर्ट में थी। दूसरा आता है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जैसे आर्ट में होती थी, तो यहाँ पर भी वही होता है। हालांकि सब लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, तो हर कोई जो है मैनेजर बनता है आने वाले टाइम में, लेकिन हर कोई मैनेजर नहीं बन पाता है। मैनेजर वही बन पाता है जिसने उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर टाइम आने पे, जब वो कंडीशंस आई, सिचुएशंस आई, तो वो उन पढ़ी हुई चीज़ों को, सीखी हुई चीज़ों को वहाँ पे कर पाया, तो वही अच्छा मैनेजर बन पाता है। तो इसी तरीके से इसी को कहते हैं कि अपने तरीके से काम को करना। सीखते सब लोग एक जैसा हैं, लेकिन जब सिचुएशन की बारी आती है, कंडीशन की बारी आती है, तो आप वहाँ पे कैसे एक्ट करते हैं। तो ये है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तीसरा आता है इसके अंदर में कि जैसे आर्ट के अंदर में था कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है कि आपने जो चीज़ें लर्न करी हैं, लर्न करने के बाद आप उनको किस तरीके से करते हैं। लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार एक्सपीरियंस गेन करने से आप बहुत कुछ सीखते हैं उसके बारे में, और तब जाके आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एज अ आर्ट है। तो ये सारी चीज़ें थी जो बताती थी कि मैनेजमेंट एक
आर्ट है। अच्छे मैनेजर्स अपने काम के लिए पूरे डेडिकेटेड और कमिटेड होते हैं। बहुत ट्रेनिंग के बाद, बहुत एजुकेशन, मतलब एक अच्छी एजुकेशन गेन करने के बाद, अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद, तो उनके अंदर बहुत सारे और भी जो स्किल्स हैं वो जनरेट होती हैं। जैसे वो एम्बिशियस होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो इमेजिनेटिव होते हैं, और ये सारी चीज़ें जब उनके अंदर में आती हैं तो वो अपनी डेवलपमेंट और अपने ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। सक्सेसफुल मैनेजर्स में और अनसक्सेसफुल मैनेजर में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो सक्सेसफुल मैनेजर्स होते हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई करी हुई चीज़ों को, जो स्टडी उन्होंने किया है उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी करते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और एक जो अनसक्सेसफुल मैनेजर होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोग मैनेजर बनते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें सक्सेसफुल मैनेजर भी बन सकते हैं और बहुत सारे लोग उसमें अनसक्सेसफुल मैनेजर भी बनते हैं। तो जो सक्सेसफुल होता है उसने अपनी चीज़ों का जो उसने स्टडी किया है, जो उसने ऑब्जर्व किया है, और जो अपना एक्सपीरियंस है उसका यूज़ करके वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है, वो सक्सेसफुल हो गया। और जो लोग पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है उनके पास, लेकिन सही नहीं होता है, ऑर्डरली नहीं होता है, तो वो लोग अनसक्सेसफुल मैनेजर्स होते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो पहले मैं आपको बता दूं साइंस क्या है। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ये सिस्टमेटिक बॉडी बोलो इसको, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि साइंस के अंदर में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं। जैसे अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ना है तो वो मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले बताए थे वो फिक्स हैं कि ये मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, यानी इसको आप बदल नहीं सकते हो। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। फिर आता है इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा जो साइंस का कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस, जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इसमें भी साइंस, जो मैनेजमेंट एज अ साइंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे कि हर कोई जब सीखता है चीज़ों को, सीखने के बाद हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने सीखने के बाद जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, दूसरा वो एक्सपीरियंस ना करे। इसीलिए जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तीसरा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी कि अगर वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे उसके ये रिज़ल्ट आए हैं तो दूसरा जब उसको करेगा तो उसके वही रिज़ल्ट आने चाहिए, तभी वो साइंस है। अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि जो मैनेजमेंट, जैसे कि हमने बात करी थी उसके अंदर में कि सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, तो इसके अंदर मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसकी अपनी थ्योरी, अपने प्रिंसिपल्स हैं जिनको टाइम टू टाइम डेवलप किया गया है। बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स इसके बारे में लगातार रिसर्च करते रहते हैं और इन्होंने अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाए हैं, खुद के प्रिंसिपल्स दिए हैं। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में, तो हम जानेंगे कि उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरे अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी थी इसमें बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है साइंस, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है। जैसे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो लगातार एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे आपको बता रहा था कि हर एम्प्लॉय उसको अपने तरीके से करता है, कई बारी उसके करने से रिज़ल्ट आ जाता है, कई बारी उसके करने से रिज़ल्ट नहीं आता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर उसने मैनेजमेंट किया है तो वो सक्सेसफुल मैनेजर ही बनेगा। हो सकता है कि वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से ना कर पाए, या हो सकता है उसको और अच्छी तरीके से क्रिएटिव तरीके से वो करे। इसीलिए इसके रिज़ल्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तीसरा आता है, जैसे कि हमने बताया था इसके बारे में कि यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो
इसमें भी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, इसकी भी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। कैसे होती है इसके बारे में, कि आप जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग कर तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन जो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो फिक्स्ड हैं। इन प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग और मैनेजर के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह पे लागू होते हैं, तो वो वहीं पे उनको बताया जाएगा और वो वहीं पे यूनिवर्सली चलेंगे, यानी कि उनको बदला नहीं जा सकता है। तो ये थे मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे होता है। तो प्रोफेशन के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा भी था कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन में क्या होता है कि एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से हम स्पेशलाइज नॉलेज गेन करते हैं, तब जाके हम उस स्पेशलाइज नॉलेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उसी को प्रोफेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है कि मैनेजमेंट, पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोफेशन है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर होता है मैनेजमेंट प्रोफेशन का, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे होती है, क्योंकि हम जो ये प्रोफेशन होता है इसको करने के लिए हमें स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ता है, तभी हम जाके वो प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि अगर आप वो चीज़ें आपके अंदर में नहीं है, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल कहलाओगे, नहीं तो आप वो डॉक्टर बन ही नहीं सकते हो। जैसे अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर के लिए बीएड डिग्री होना कंपलसरी है, बीएड डिग्री नहीं होगी तो फिर आप टीचर नहीं कहला पाओगे, तो इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। फिर आता है थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन का, प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जैसे लॉयर्स हैं, इनको एलएलबी करनी पड़ती है, तो इनका एक एलएलबी एसोसिएशन है। इसके बाद जिनके पास वो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं वही उस एसोसिएशन में जा सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप वो नहीं कहलाओगे, आप लॉयर नहीं कहलाओगे अगर एलएलबी डिग्री आपके पास नहीं है। बीएड नहीं है तो आप टीचर नहीं कहलाओगे। इसी तरीके से इसको प्रोफेशनल एसोसिएशन कहा जाता है। फिर आता है फोर्थ इसका पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि वहाँ पर सिखाई गई नॉलेज के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लॉयर की, तो लॉयर क्या होता है, जो भी उसने एलएलबी में सीखा होता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस उसने वहाँ पे सीखे होते हैं, वो वही अप्लाई वहाँ पे करता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने जो चीज़ें एमबीबीएस में सीखी होंगी उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करेगा, इसी को कहते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। फिर आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब होता है कि हम कोई भी प्रोफेशन को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, ताकि हम अच्छी सर्विस पब्लिक को दे पाएँ। तो अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट के अंदर में भी ये सारे जो प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आते हैं। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इसके अंदर में आता है, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं। इंडिया के अंदर में आईआईएम्स हैं, आईआईएम बनाया गया है जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट की डिग्री को दिलाता है। इस तरीके से और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से जाकर हम इस डिग्री को ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर आपको मैनेजर बनना है या मैनेजमेंट सीखना है तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन फ़िक्स करी गई होंगी वही आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप मैनेजर बन सकते हैं। फिर आता है थर्ड, जो उसके अंदर में थर्ड था प्रोफेशनल एसोसिएशन और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो प्रॉपर तरीके से एक जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज बनाए गए हैं, कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, और जब आप वो पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब आप वहाँ पे कहलाते हो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एज अ मैनेजर आप वहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये हो गया आपका कि आपका पर्टिकुलर एसोसिएशन है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी चीज़ें आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई में सीखी हैं आप उनका यूज़ करते हैं और एक सक्सेसफुल मैनेजर बनते हैं। फिर आता है सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव तो है ही, आप बिना सर्विस मोटिव के कोई भी काम नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं,
हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करे, लेकिन मैनेजमेंट का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना नहीं होता है। मैनेजमेंट का मोटिव होता है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था ऑब्जेक्टिव में, जब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ रहे थे, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसी तरीके से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हो। तो ये सब था नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो थैंक यू। जय गुरुदेव।